6 नवंबर को बिहार में चुनाव होंगे। शायद हाँ, चुनाव नहीं, एक परीक्षा है, लेकिन किसकी? जनता की नहीं बल्कि लोकतंत्र की। अच्छा। क्योंकि जो बिहार में हो रहा है वह एक खतरनाक सच है। अगर यह सच आपको पता चल गया तो आपको समझ आ जाएगा कि आपका वोट, आपकी आवाज और आपका भविष्य सिर्फ 1200 परिवारों के हाथ में है। तो चलिए इस पूरे पॉलिटिक्स गेम को डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं। प्रशांत किशोर ने सितंबर 2024 में एक बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने कहा, बिहार में पिछले 30 साल से सिर्फ 1200 से 1500 परिवार पॉलिटिक्स कंट्रोल कर रहा है। ये फैमिलीज बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी तीनों में फैली हुई है और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ 4 से 5 फैमिली ही चुनाव लड़ती है। यह सुनकर लगता है जैसे किसी ने बॉम्ब फोड़ दिया हो, लेकिन सच यह है यह कोई नया खुलासा नहीं था। यह तो हकीकत है जो सबको पता है, लेकिन कोई बोलता नहीं। एआरडी ने एक रिपोर्ट निकाली थी अक्टूबर 2025 में। इस रिपोर्ट में शॉकिंग फैक्ट सामने आए। बिहार में करंटली जो एमएलए, एमएलसी और एमपीस बैठे हैं, उनमें से 96 लोग पॉलिटिक्स फैमिली से आते हैं। यानी हर चौथा लेजिस्लेटर किसी पॉलिटिशियन का बेटा, बेटी या रिश्तेदार है। नेशनल लेवल पर यह फिगर 21% है, लेकिन बिहार में यह और भी ज्यादा है। और 2025 के चुनाव की कैंडिडेट लिस्ट देखिए। आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू जैसे सभी पार्टीज में वंशवाद की भरमार है। 18 अक्टूबर 2025 को एनडीटीवी ने एक हेडलाइन दी, फैमिली फर्स्ट, बिहार चुनावी सूचियों पर वंशवाद का दबदबा। यानी सभी पार्टीज बोलती कुछ और करती कुछ और ही है। चलिए कुछ एक्सप्लेन देखते हैं। आरजेडी की बात करें तो लालू प्रसाद यादव के परिवार में कितने लोग पॉलिटिक्स में हैं? लालू खुद आरजेडी का सुप्रीमो है। राबड़ी देवी पत्नी पूर्व सीएम, तेजस्वी यादव बेटा लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन, तेज प्रताप यादव बेटा एमएलए, मीसा भारती बेटी राज्यसभा पीएम, रोहिणी अर्चना बेटी हाल ही में पॉलिटिक्स में एंट्री की है, चंदा यादव बहू राज्यसभा एमपी। यानी पूरा परिवार, पूरा पार्टी सब पॉलिटिक्स में है। अब जेडीयू की बात करें तो नीतीश कुमार खुद 9 बार सीएम बन चुके हैं, लेकिन वंशवाद पॉलिटिक्स को भी प्रमोट करते हैं। ललन सिंह जेडीयू अध्यक्ष, उनका बेटा राजीव लोचन सिंह पॉलिटिक्स में है। विजय कुमार चौधरी पूर्व स्पीकर, उनकी बेटी भी एमएलए बनी। और यह सिर्फ शुरुआत है, आगे बहुत कुछ। और बीजेपी की बात करें तो सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम, उनके पिता सुगनी चौधरी कांग्रेस गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे, फिर लालू की गवर्नमेंट में, फिर नीतीश कुमार की गवर्नमेंट में, फिर जीतन राम मांझी के गवर्नमेंट में। अब उनका बेटा सम्राट चौधरी जो अभी डिप्टी सीएम है। यानी हर गवर्नमेंट में एक न एक परिवार पॉलिटिक्स ज्वाइन जरूर किया है। उन्होंने कहा सुगनी चौधरी पहली बार कांग्रेस गवर्नमेंट में मिनिस्टर बने, फिर लालू, नीतीश, मांझी जैसे सभी की गवर्नमेंट में मिनिस्टर रहे। अब एनडीए की गवर्नमेंट में उनका बेटा मिनिस्टर है। यह बताता है कि वंशवाद पॉलिटिक्स की जड़ें कितनी गहरी है। लेकिन यह सिर्फ टॉप लीडर्स तक सीमित नहीं है। एडीआर की रिपोर्ट बताती है रीजनल पार्टी में 30% से 40% कैंडिडेट पॉलिटिक्स फैमिली से हैं। यानी हर तीसरा कैंडिडेट किसी न किसी पॉलिटिशियन के रिश्तेदार हैं। अब सवाल यह है कि इन 1200 फैमिलीज की इतनी ताकत क्यों है? प्रशांत किशोर ने जवाब दिया, इन फैमिलीज ने यह इंप्रेशन क्रिएट किया है कि पॉलिटिक्स करने के लिए आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए। पहला अपनी कार्ड्स के वोट, दूसरा पैसा, तीसरा मसल पावर्स। यानी यह 3 चीजें कॉमन मैन के पास नहीं होती तो क्या होता। लेकिन वंशवाद का मतलब सिर्फ परिवार नहीं, वंशवाद का मतलब है कि पावर का ट्रांसफर। यह उदाहरण देखिए, 1977 में इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी हारी, लेकिन कांग्रेस खत्म नहीं हुआ। 1980 में वापस आई, फिर राजीव गांधी पीएम बने, फिर सोनिया गांधी पार्टी अध्यक्ष बनी, अब राहुल गांधी लीडर है। यानी एक ही परिवार 70 साल से पॉलिटिक्स में। बिहार में भी यही हो रहा है। आरजेडी में लालू का परिवार, जेडीयू में नीतीश की सुप्रीमेसी, बीजेपी में भी लोकल लेवल पर वंशवाद है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में वही फैमिली, हर इलेक्शन में वही चेहरे, फिर जनरेशन बदल जाती है। तो आप कहेंगे नया चेहरा कहाँ है? नया चेहरा ये था जन सुराज पार्टी। प्रशांत किशोर ने 116 कैंडिडेट्स अनाउंस किए। उनमें से ज्यादातर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, डॉक्टर, लॉयर, प्रोफेसर, कोई पॉलिटिकल फैमिली से नहीं। लेकिन क्या यह एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा? क्योंकि ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। बिहार में कास्ट इक्वेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2023 में बिहार गवर्नमेंट ने कास्ट सेंसस कराया। रिजल्ट में पता चला ईबीसी 36.01%, ओबीसी 27.12%, टोटल ओबीसी 63.13%। यानी बिहार की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन ओबीसी और ईबीसी है। अब मोदी गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया अप्रैल 2025 में 2026 की पॉपुलेशन सेंसस में कास्ट इन्यूमरेशन होगी। यह नीतीश कुमार की 20 साल की मांग थी। लेकिन अब जब यह हो रहा है तो ट्विस्ट क्या है? बीजेपी अब इसी कास्ट सेंसस का यूज करके नीतीश कुमार के खिलाफ खड़ी हो रही है। चिराग पासवान को 29 सीट मिली ईबीसी वोट के लिए। जीतन राम मांझी महादलित लीडर अलग खेल खेल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो राज्यसभा भेज दिया गया। यानी बीजेपी हर कास्ट ग्रुप को अलग अलग हैंडल कर रही है और नीतीश कुमार अकेले पड़ जा रहे हैं। द क्विंट ने एक ओपिनियन पीस लिखा था, टाइटल था कास्ट पॉलिटिक्स मेड नीतीश कुमार इन बिहार 2025 इट माइट ब्रेक हिम। यानी जिस कास्ट पॉलिटिक्स ने नीतीश कुमार को बनाया वही अब उन्हें तोड़ सकती है। लेकिन वंशवाद और कास्ट के बीच असली मुद्दा खो जाता है। बीजेपी कहती है बिहार इकोनॉमी 8% की दर से ग्रो कर रहा है, या नेशनली 6 पोजीशन पर है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कहते हैं बिहार की इकोनॉमी जल्द ही 10 लाख करोड़ क्रॉस कर जाएगी। सीआईआई की रिपोर्ट कहती है 2046 से 47 तक बिहार इकोनॉमी 1.1 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं यह सब झूठ है। एनडीए गवर्नमेंट ने बिहार को अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन और पॉवर्टी को हब बना दिया है। सितंबर 2025 में उन्होंने कहा बिहार एक टाइम बम पर बैठा है। करप्शन और अनएम्प्लॉयमेंट ने बिहार राज्य को खोखला कर दिया है। तो सच क्या है? यह है कि नंबर्स दोनों तरफ है। इकोनॉमी ग्रो कर रही है, सच है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, यह भी सच है। बिहार से 3 करोड़ वर्कर्स माइग्रेट हो चुके हैं, यह भी सच है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 20% है, यह भी सच है। लेकिन चुनाव आते आते ये सारे मुद्दे दबा दिए जाते हैं, क्योंकि असली लड़ाई तो वंशवाद और वंशवाद में है। लालू के बेटों का उभरता वंशवाद, नीतीश की डगमगाती विरासत और बीजेपी की तर्टिक राजनीति। तो कॉमन मैन कहाँ है इस गेम में? एक और शॉकिंग फैक्ट, एडीआर की रिपोर्ट बताती है नेशनल लेवल पर 21% सीटिंग लेजिस्लेटर और पॉलिटिक्स फैमिली से है। लेकिन बिहार में यह परसेंटेज और भी ज्यादा है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ही फैमिली की जनरेशन से एक रिपोर्ट बनती है। बिहार पॉलिटिक्स इज लॉस और स्टोरी ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रगल। बिहार की राजनीति और लोकतांत्रिक संघर्ष की कहानी कम और वंश दुगताज की दास्तान ज्यादा लगती है। यहाँ राजनीतिक परिवार अपनी विरासत के जरिए सत्ता आगे बढ़ाते हैं, जबकि असली योग्यता और प्रतिभा को किनारे कर दिया जाता है। यानी डेमोक्रेसी का सिर्फ एक नाम है, रियलिटी में यह
मोनार्की है, बस स्वाग की जगह वोट्स है, क्राउन्स की जगह ईवीएम मशीन। अब 6 नवंबर आने वाला है, 243 सीट पर इलेक्शन होगा, 7 करोड़ 42 लाख लोग वोट करेंगे, लेकिन क्या कुछ बदलेगा? एनडीए कहती है हम डेवलपमेंट लाएंगे, महागठबंधन कहती है हम सोशल जस्टिस लाएंगे, जन सुराज कहती है हम वंशवाद को तोड़ेंगे, लेकिन ग्राउंड पर वही 1200 फैमिली, वही पॉलिटिकल हेयर्स, वही वंशवाद। प्रशांत किशोर ने कहा था हम इस कॉन्सेप्ट को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पॉलिटिक्स सिर्फ उन 1200 फैमिली की नहीं है, लेकिन क्या यह चेंजेस पॉसिबल है? बिकॉज हिस्ट्री बताती है डेमोक्रेसी में वंशवाद हमेशा जीतती है। अमेरिका में कैनाडी फैमिली, ब्रिटेन में चूचक फैमिली, इंडिया में गांधी फैमिली, नेहरू फैमिली, पाकिस्तान में भूटो फैमिली, बांग्लादेश में शेख हसीना फैमिली, यानी पूरे दुनिया में वंशवाद पॉलिटिक्स है। लेकिन सवाल यह है क्या ये डेमोक्रेसी के लिए सही है? क्या पॉलिटिकल एक्सपीरियंस सिर्फ जनजी से ट्रांसफर होता है? क्या लीडर का बेटा ऑटोमेटिकली लीडर बनता है, या फिर यह सिर्फ पावर का गेम है? बिहार 2025 इलेक्शन इन सवालों का जवाब देगा। अगर जन सुराज जीती तो यह प्रूफ होगा कि चेंज पॉसिबल है। अगर एनडीए या महागठबंधन जीती तो वंशवाद पॉलिटिक्स और मजबूत होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन 7 करोड़ 42 लाख वोटर्स में से कितने लोग इस सच को जानते हैं? कितना लोग समझते हैं कि उनका वोट सिर्फ वंशवाद को चुनने के लिए है, और कितने लोग चाहते हैं कि एक कॉमन मैन भी पॉलिटिक्स में आए? 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा, तब पता चलेगा बिहार ने क्या चुना, वंशवाद को या लोकतंत्र को, सत्ता को या जनता को, विरासत को या योग्यता को। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में बिहार में वंशवाद का एंड हो सकता है? क्या 1200 फैमिलीज का मोनोपोली टूट सकता है, या फिर यह सिर्फ एक सपना है? कमेंट में जरूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।